जी। ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर, पीपीटी एंड वॉइस आल्सो। जी सर। ओके, ठीक है। तो इस बैच की जो है ये पहली क्लास है जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यूजीसी नेट जून 2025 के जो पीवाईक्यूज हैं फर्स्ट पेपर के, ठीक है। यानी टोटल शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड जितनी भी यूनिट्स हैं आपकी 10 यूनिट जो है मैथ एंड डीआई को छोड़कर, उन सारे क्वेश्चन को जो है हम इन क्लास के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो है आपकी वीकली हो सकती है, यानी एक हफ्ते में 2 क्लास हो सकती है, या इसी तरीके से आपके 2 हफ्ते में 4 क्लास हो सकती है, या एक ही हफ्ते में जो है आपकी 3, 1, 2 इस तरीके से जो है ये क्लास ली जाएगी। क्योंकि ये क्लास जो है रेगुलर बेस पे नहीं ली जाएगी, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। और न लेने की वजह या कारण अगर बताया जाए कि इस क्लास को जो है हम रेगुलर बेस पे क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपका कोर्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया गया है। जब तक आप लोग जो है सारी रिकॉर्डिंग को देख नहीं लेंगे और उस रिकॉर्डिंग में जो भी कंटेंट आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, हर यूनिट के ताल्लुक से, हर टॉपिक के ताल्लुक से जो है पीवाईक्यूज उसके अंदर भी आपको करवाए गए हैं। अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर बिगिनर एंड फेसिंग सम डिफिकल्ट इश्यूज फॉर डूइंग द पीवाईक्यूज, तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी यही है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखें और जितनी जल्दी हो सके आप सारी यूनिट को जो है मुकम्मल करें, अपनी खुद की नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पीवाईक्यूज लगाने की कोशिश करें। तब जाकर आपको ये सारी क्लासेस भी आपको खूब अच्छे से समझ में आएंगी, आपका और हमारा इंटरेक्शन भी बेहतर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट एनी लेट। तो आज का हमारा जो सेशन है, हम कहाँ से क्वेश्चन क्लास जो है किस यूनिट से हम शुरू कर रहे हैं, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी इन क्लासेस को भी आपको टाइम निकाल कर देखना है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको कंप्लीटली आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सारे अभी रिसेंट के पीवाईक्यूज हैं। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको वहां समझ में आएगा कि एनटीए जो एग्जाम को फॉलो करता है, जो पैटर्न फॉलो करता है, वो रिसेंट क्वेश्चन और इसी तरीके के जो उसके ओल्ड पीवाईक्यूज होते हैं उनको फॉलो करके ही जो है क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको हर एक चीज को जो है समेटना है, क्योंकि आपका मकसद, आपका मोटिव यही है कि आपका एग्जाम जो है क्रैक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेट के ख्वाहिशमंद हैं या पीएचडी एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं या आप जेआरएफ के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको हर तरफ नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और इस बार शिफ्ट का जो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, यानी आसान क्वेश्चन थे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे तो वो ओल्ड पीवाईक्यूज यानी पुराने पीवाईक्यूज को ही बुनियाद बनाकर आपका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये क्वेश्चन जो है डिट्टो रिपीट किया गया है, यानी कितनी बार जो है ये क्वेश्चन आपसे पुराने पीवाईक्यूज में एनटीए पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या आंसर देते हैं। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को देखा है तो आपका आंसर जरूर सही आएगा। चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि अरेंज द लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर डोमेन, ठीक है। अब ये ब्लूम्स है क्या, देखिए ब्लूम जो है एक साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जिसने 3 तरीके की टेक्सोनॉमी दी है। अब ये टेक्सोनॉमी मीन्स आप इसको लेवल मान सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है आप टेक्स्टोनॉमी को लेवल या हायरार्की जो है आप कंसीडर कर सकते हो, जिसका मतलब ये होता है कि शुरू से यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना या ऊपर से जो है नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो 3 तरीके की जो है टेक्स्टोनॉमी है, एक है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है आपका साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर, तो ये किस डोमेन से पूछा गया है पहले आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर आपको बिट तरतीब लगाकर बताना है। फिर उसके बाद जो है मैं आई विल एक्सप्लेन इट। एनीवन? कॉग्निटिव डोमेन से लिया गया सर। गुड, वेरी गुड। और इसका सीक्वेंस होगा सर, रिमेम्बरिंग होगा, जी। अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बाद अप्लाइंग होगा,
उसके बाद एनालाइजिंग होगा, उसके बाद जी, इवैल्यूएटिंग होगा। वेरी गुड, प्लीज गिव 2 मार्क्स। देखिए आपने बहुत सही बताया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये किस डोमेन से लिया गया है? कॉग्निटिव डोमेन से लिया गया है। कॉग्निटिव, जब इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है माइंड यानी दिमाग। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ब्लूम्स ने जो ये हायरार्की दी है, पहले नंबर पे आएगा रिमेम्बर, सेकंड नंबर पे आएगा अंडरस्टैंड, थर्ड पे आएगा आपका अप्लाइंग करना, ठीक है, फोर्थ पे आपका आएगा एनालिसिस करना, फिर उसके बाद है इवेल्युएशन, छठे नंबर पे है क्रिएशन, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? तो यानी ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये बयान करना चाहा है, या फिर ये बताया है कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से अपने माइंड से चीजों को सीखता है। यानी सबसे पहले वो चीजों को याद करेगा, याद करने के बाद फिर वो समझेगा, समझने के बाद वो उस चीज को अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद उस चीज का तज्जिया करेगा, फिर उसका इवेल्युएशन करेगा, यानी उसको फाइनल रिजल्ट चेक करने के बाद जो है कुछ आगे जाकर जो कुछ उसने सीखा है उसको क्रिएट करेगा, यानी उस थ्योरी को मुकम्मल तौर पर वो अप्लाई करके कोई नई थ्योरी जो है बनाने की कोशिश करेगा। तो ये है आपका जो है कॉग्निटिव डोमेन। और कॉग्निटिव डोमेन जो है वो दो तरीके के हैं, ठीक है, दोनों आसान है, आप बआसानी इस चीज को याद कर सकते हो। देखिए, द रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन, 1 मिनट, ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये वाली जो है इसने दो दी थी, पहले जो है 1956 के अंदर इसने दिया था, और फिर उसी डोमेन को जो है रिवाइज किया गया था 2001 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? रिमेंबर का मतलब होता है रिकॉल दी फैक्ट। फैक्ट का मतलब यानी जो भी नॉलेज आपके पास होती है उसको रिकॉल करना, यानी याद करना, अपने माइंड में उस चीज को जो है बहाल करना, वापस लाना, रट्टा मारकर याद कर लेना, सिंपल सी बात है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन आइडियाज, ठीक है, यानी उस आइडियाज को एक्सप्लेन करना, यानी उस फैक्ट को जो है समझना। अप्लाइंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना, यानी जो कुछ भी आपने रिमेंबर के अंदर याद किया है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर आकर आपने समझा है, तो उस चीज को आप क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो, यानी उस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर उसके बाद है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है ड्रा कनेक्शन, या आप बोल सकते हो कि कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा, यानी जो कुछ भी आपने अप्लाई के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को यूज किया है, उस चीज का आप यहाँ पर तज्जिया करते हो, ठीक है, यानी उसका एक कंक्लूजन, एक नतीजा निकालते हो। नतीजा निकालने के बाद फिर फाइनली आप उसको इवेलुएट करते हो, और आगे किसी नए काम पे उस चीज को आप प्रोड्यूस कर देते हो, यानी फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद आप कोई नया काम करते हो, किसी दूसरी चीज पर अपनी नॉलेज को आप अप्लाई करते हो। These level represent a progression from basic knowledge acquisition to complex original thoughts। तो ये जो डोमेन इसने दिया है, यानी ये जो डोमेन मीन्स आप लेवल बोल सकते हो, हायरार्की बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये सारे दो तरीके के लेवल दिए हैं, तो इसका पूरा का पूरा मकसद यही था कि किस तरीके से एक पर्सन या एक स्टूडेंट जो है नॉलेज को एक्वायर करेगा, यानी नॉलेज को हासिल करेगा, और वो मतलब फर्स्ट स्टेप से जो है हायर स्टेप तक जो है वो पहुंचेगा। तो बेसिक नॉलेज यानी यही है आपका पहला स्टेप, यही है, तरतीब चीजों को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, 5 एंड 6। और रिवाइज वाला जिससे आपका क्वेश्चन आया है, पहला रिमेंबर, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। देखिए अब इस चीज को आप कैसे याद रखोगे? जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरेंज करना, यानी आपसे तरतीब पूछा गया है कि इसकी नंबरिंग के साथ लगाकर आपको बताना है। तो इसमें आप इसको काशी के थ्रू याद कर सकते हो, KCAA यस एंड ई, ठीक है। काशी 1956, ठीक है, या आप बोल सकते हो काशी का सीना 56 इंच का है, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे? तो इससे आपको ये याद हो जाएगा कि ये वाला जो डोमेन है ये 1956 वाला वर्जन है। तो काशी में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि काशी KCAA56, काशी का सीना 56 इंच का है, बनारस को हिंदी में काशी बोला जाता है, तो इससे भी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। अब रिवाइज, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, आर से आप राशिद, ठीक है, राशिद एक नाम होता है, सबको मालूम है, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो कि राशिद
अंडरस्टैंड, राशिद अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द क्रिएशन, राशिद अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द क्रिएशन। तो देखिए आर से आपका हो जाएगा रिमेंबर, अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंड आ जाएगा। अब यहां पर जो हमने इसको एंड लिख दिया है, तो एंड पहले ए से आप अप्लाई मुराद लोगे, बाकी यन डी से आपको यन इसके अंदर है तो इससे आप एनालाइज मुराद लोगे, इवेल्युएट दी क्रिएशन, तो ये चीज खुद ब खुद निकल कर आ जाएगी। तो जब मैंने आपको कहा कि काशी का सीना 56 इंच का है, तो खुद ब खुद आपके निमोनिक्स के अंदर 56 वर्ड यूज हो गया है, तो आप समझ जाओगे कि 1956 वाली जो है वो काशी है, 2001 वाली जो है वो राशिद है। और इससे भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि 1956 वाला जो है ये नाउन के फॉर्म में है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका ये वर्ब के फॉर्म में है। तो इस चीज से भी आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। ब्लूम जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जिसने 3 तरीके का डोमेन दिया है। कॉग्निटिव डोमेन जो आपके सामने है, एक होता है अफेक्टिव डोमेन, जिसके अंदर उसने ये कहा है कि जहां पर स्टूडेंट एंड टीचर के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अफेक्शन का मतलब होता है दो दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप बनना। एक होता है साइकोमोटर डोमेन, उसके अंदर उसने ये बताया है कि जहां पर स्टूडेंट जो है कुछ करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोलते हैं। जैसे अगर आपको जो है बाइसिकल चलाना है, साइकिल चलाना है, गाड़ी चलानी है, तो अगर कोई आपको सिर्फ बताएगा कि इस तरीके से चलाई जाती है, तो आप नहीं चला पाओगे। जब तक आप खुद से बाइसिकल नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद से मोटर कार नहीं चलाओगे, तब तक उस चीज को आप नहीं सीख पाओगे। तो कॉग्निटिव डोमेन जो है ये माइंड से रिलेट करता है, जहां पर उसने ये बोला है कि एक स्टूडेंट जो है किस तरीके से बेसिक नॉलेज को सीखते हुए वो आगे तक जाता है। अफेक्टिव डोमेन के अंदर उसने ये बताया है कि जहां पर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक अफेक्शन बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी टीचर एंड स्टूडेंट। साइकोमोटर डोमेन वेयर स्टूडेंट लर्न बाय लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए। सेकंड क्वेश्चन आपका, द रोल ऑफ अ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कांट बी ऑफ आ, यानी सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि एक टीचर का रोल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में वो भी सपोर्ट के तौर पे क्या नहीं हो सकता, यहां पर कैन नॉट है, ठीक है, कांट बी। यानी टीचर जो है कोच का रोल नहीं हो सकता, मेंटर नहीं हो सकता, ट्यूटर नहीं हो सकता, या टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ये वो लर्निंग होती है जहां पर आप खुद से कुछ करके सीखते हो, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल का उर्दू में अगर आप माना देखोगे, इसको बोला जाता है तजरीबाती लर्निंग या तजरीबाती तालीम। जैसे लैब के अंदर जब आप किसी भी चीज को टेस्ट करते हो, तो आप खुद से टेस्ट करके आप सीखते हो कि इसका रिजल्ट क्या आया है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, प्लस सपोर्टिंग एतबार से टीचर का रोल पूछा जा रहा है कि यानी आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर रहे हो और टीचर अगर आपको सपोर्ट करेगा, तो टीचर का रोल सपोर्टिंग के तौर पर क्या नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। अगर सपोर्टिंग के तौर पे पूछा जाता तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आप यूज करते, लेकिन क्या नहीं हो सकता वो चीज आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बोलिए। गुड, ठीक है। तो देखिए टेक्नोलॉजी जो है कभी भी टीचर की जगह नहीं ले सकती, ठीक है। आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, बट टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस द रोल ऑफ अ टीचर, ठीक है। यानी आज के डिजिटल क्लासरूम के अंदर आप देखोगे कि रोबोट जो है बच्चों को टीच करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टर ऐसे लगे होते हैं जो खुद ब खुद चलते हैं, रोबोटिक शक्ल में जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। बट टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता टिल द एंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। कुछ भी हो जाए, दुनिया भी खत्म हो जाए, लाख टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन ये काम नहीं किया जा सकता। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके के वर्ड को आप सुनते हो, कोच का क्या माना है, मेंटर का क्या माना है, ट्यूटर का क्या माना है। देखने में सारे सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं, पर देयर इज आर डिफरेंट बिटवीन दीज वर्ड। तो उन डिफरेंस को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए कोच का क्या मतलब होता है, इंप्रूव स्पेसिफिक स्किल या परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं या फिर जो रेसलर होते हैं, जो कुश्तियां वगैरह करते हैं, बारहा आपने सुना होगा उनके इंटरव्यू में कि मेरा पर्सनल कोच, पर्सनल कोच। तो कोच जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक स्किल या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रेसलर हो, तो आप एक कोच रखोगे जो आपको बताएगा कि आपको क्या खाना है, वो उसी फील्ड में यानी रेसलर की फील्ड में ही सिर्फ आपको क्या करेगा, कोच करेगा, गाइड करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोच जो है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल या परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम करता है। मेंटर क्या करता है,
ऑफर लॉन्ग टर्म कैरियर पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। ये आपको पर्सनली तौर पे क्या करता है, आपको गाइड करता है, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस या स्किल को बेहतर बनाएगा, और यहाँ पर आपको गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस देने का काम जो है वो मेंटर करता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक मेंटर होता है, गवर्नमेंट का अपना एक मेंटर होता है, जो गवर्नमेंट को पर्सनली गाइड करता है कि उनको आगे क्या इनिशिएटिव लेने हैं, क्या इनिशिएटिव नहीं लेने। टीचर जो है जो आपको टीच करता है, जैसे ट्यूशन, टीचर आपको ट्यूशन कराता है घर में आकर, ठीक है। तो आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में भी टीचर से जो है ट्यूशन ले सकते हो, सिर्फ मैथ का आप ट्यूशन लेते हो, सिर्फ अरबिक का आप लेते हो, सिर्फ जो है आप इंग्लिश का लेते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो देयर आर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड, ठीक है, कोच, मेंटर एंड ट्यूटर, ठीक है। तो जरूर इनके डिफरेंस को आप याद रखें, आगे से आगे इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, तो फॉलोइंग में से किसको सेल्फ जनरेटेड फीडबैक के तौर पर शुमार नहीं किया गया है, यानी अश्योरेंस, प्रीविंग, रिट्रैक्टिंग या ऑब्जर्वेशन। सेल्फ जनरेटेड फीडबैक होता क्या है, आपको मालूम है? सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ का मतलब होता है खुद, जनरेट का मतलब होता है पैदा होना, यानी वो फीडबैक जो खुद पैदा होता है, जो आपके अंदर से खुद ब खुद निकलता है, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड फीडबैक, जिसको हम इंटरनल फीडबैक के तौर पे कह सकते हैं, यानी वी कुड से एज अ इंटरनल फीडबैक। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जी, एनीवन? गुड, तलहा ने ऑब्जर्वेशन बताया है, दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर। एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट। गुड, चलिए, देखिए पहले हम समझेंगे कि सेल्फ जनरेटेड फीडबैक होता क्या है। देखिए, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक जिसको हम इंटरनल फीडबैक बोलते हैं, यानी जो हमारे अंदरूनी जिस्म से या आप जहन से बोल सकते हो कि जो हम अंदर से फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी काम कर रहे थे, आप पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो काम अब आपसे हो रहा है, तो आप अंदरूनी तौर पर एक सेटिस्फेक्शन जो है ये महसूस थर्ड करोगे। है। गुड थर्ड। जी। नो नो, तो ये है आपका अश्योरेंस, ठीक है। ये आपका सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं है, बाकी तीन आपके जो है ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ये आपका सेल्फ जनरेटेड फीडबैक के अंदर आता है। पहले आप समझ लो कि सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है क्या। इसको हम इंटरनल फीडबैक के तौर पे जानते हैं। इज द इंफॉर्मेशन अ पर्सन प्रोड्यूस देमसेल्फ व्हाइल परफॉर्मिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन अ टास्क। देखिए, आप कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे थे बट आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने जब उस टास्क को आप परफॉर्म कर लिया है, तो अब आपका माइंड जो है, यानी आप अंदर से एक सेटिस्फेक्शन, एक रजामंदी, एक खुशी महसूस करोगे कि यार ये काम मैंने कर लिया है। तो इसी को हम बोलते हैं फीडबैक। जैसे आप पहले गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, यानी आप जो है 5 किलोमीटर या मुड़ान वगैरह जो भी आती थी उस पर आप नहीं घुमा पा रहे थे, या बहुत अच्छे से आप नहीं चला पा रहे थे, लेकिन अब आप चलाने लगे हो, आप सारे काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लगे हो, तो खुद ब खुद आपका माइंड अंदर से खुश हो जाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि यार अब ये काम मैं कर पा रहा हूं। तो इसी को हम कहते हैं एक फीडबैक। जैसे मैथ आप नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब आपको मैथ समझ में आने लगा, आप परसेंटेज निकालने लगे हो, रेशियो आप निकालने लगे हो, एवरेज आप निकालने लगे हो, तो आप खुश हो। यही आपका फीडबैक है कि आपको अब ये काम आ रहा है, ठीक। देखिए, एश्योरेंस क्यों आपका जो है सेल्फ जनरेटेड फीडबैक के अंदर नहीं आता, बिकॉज इट टिपिकली रिफर टू अ स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी अबाउट वंस परफॉर्मेंस। देखिए, जब आप किसी दूसरे के परफॉर्मेंस के बारे में जो है यकीन रखते हो, अश्योर हो जाते हो, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं अश्योरेंस। तो ये हमारा अंदर का फीडबैक नहीं है, बल्कि हम किसी दूसरे की परफॉर्मेंस पर जो है बिल्कुल श्योर है, यकीन है कि ये बंदा इस काम को परफॉर्म कर पाएगा। जैसे आप में से जैसे होते हैं ना कि जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, फादर जो है बैठे रहते हैं, उनका बेटा स्टेज पर जाता है बोलने के लिए, तो फादर जो है अपने बच्चे के लिए बिल्कुल अश्योर होता है कि मेरा बेटा जो है स्टेज पे जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, यानी उनको एक तरीके का ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस चीज को हम बोलेंगे, जब आप किसी दूसरे की परफॉर्मेंस के लिए यकीनी कॉन्फिडेंस रखते हो, वो आपका अश्योरेंस के अंदर आएगा, ठीक। ये जो छोटी छोटी चीज हम आपको बता रहे हैं, इस चीज को आप जरूर नोट करें और अपने माइंड में आप जरूर रखें, इनसे आगे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यही पीवाईक्यूज ही आपको बेस बनाया जाता है अगला नया क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए।
प्रीव्यू, मेंटली रिहर्सलिंग और प्लानिंग अपकमिंग स्टेप टू एंटिसिपेट चैलेंज। ठीक है, देखिए जब आप किसी भी टास्क को करने के लिए, जिस मान लीजिए आपको कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर आपको एक स्पीच देना है, आप एक बिगिनर हो, पहली मर्तबा आप पार्लियामेंट के अंदर कदम रख रहे हो, तो आपको कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो आपका पैर जो है डगमगाएगा, आप बिल्कुल आपके बदन पर लर्जा तारी हो जाएगा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो उस चीज के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी मेंटली जो है आप रिहर्सल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप उस चैलेंज को खूब अच्छे तरीके से जाकर परफॉर्म कर सको। जब आप कर लोगे तो ये आपके अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होगा, यही होगा आपका इंटरनल फीडबैक। ठीक है, तो प्रीव्यू में आप समझना कि जब आप मेंटली किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हो, प्लान करते हो या रिहर्सल करते हो या प्रैक्टिस करते हो, सो वी कॉल इट एज द प्रीव्यू। एक होता है रिट्रैक्टिंग, रिव्यूइंग प्रीवियस वर्क और स्टेप टू चेक फॉर एरर एंड इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए पहले आप कोई काम कर रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को चेक कर रहे हो कि पहले मुझसे गलती क्या हो रही थी कि मैं ये काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, और अब जो है मुझसे ये काम हो रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिट्रैक्टिंग। एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप जो है परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे थे, तो आपने अपनी उस कमी को जो है ढूंढा कि आखिर मैं परसेंटेज क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, मुझसे क्यों नहीं बन रहा। हो सकता है आप टेबल सही नहीं पढ़ रहे थे, हो सकता है आप कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है आप परसेंटेज निकाल पा रहे हो। तो रिट्रैक्टिंग में क्या होता है कि आप अपनी पुरानी गलतियां, पुरानी एरर को जो है, प्रीवियस वर्क को क्या करते हो, आप जायजा लेते हो, चेक करते हो, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करते हो, यकीनी बनाते हो, क्योंकि अब आपसे वो काम हो रहा है, पुरानी गलतियां अब नहीं हो रही हैं। इज दिस क्लियर? ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्टिवली मॉनिटरिंग योर ओन बिहेवियर एंड रिजल्ट एज योर परफॉर्म अ टास्क। तो ये जब आप कोई भी अपना खुद का काम करते हो, अपने खुद के काम पे जो है आप ऑब्जर्वेशन डालते हो, ये सिंपल है, यानी कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आप पढ़ा रहे हो, तो आप अपनी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका बिहेवियर कैसा, आप किस तरीके से बच्चों को समझा पा रहे हो, किस तरीके से आप बच्चों को मॉनिटर कर पा रहे हो। यानी ये आपको खुद ब खुद अंदर से एक सेटिस्फेक्शन महसूस हो जाता है कि हाँ मैं चीजों को बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो ये है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको सारी टर्म क्या है? जी। हेलो। यस सर, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, चलिए। व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर फॉलोइंग में से किसको हम जानेंगे? अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस को देखा है तो आपको मालूम हो गया होगा कि असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी टूल या आला जिसको यूज करके हम बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। तो वो टूल में आपका टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, रूब्रिक्स है, वर्कशीट है या क्विजेज है। अब असेसमेंट क्या होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है असेसमेंट किया जाता है, और असेसमेंट कई तरीके के होते हैं, फॉर्मेटिव है, सबमेटिव है, आपका डायग्नोस्टिक है, मुख्तलिफ तरीके के जो है असेसमेंट होते हैं। और असेसमेंट जो है ड्यूरिंग दी टीचिंग होता है, ड्यूरिंग दी लर्निंग होता है, फॉर इम्प्रूविंग दी लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो उनकी सर लर्निंग को, हाँ जी बोलिए। ये मतलब इसको जांचना जो होता है बच्चों का। किस, हेलो। हाँ जी जी, किस में चाल चलन टेस्ट, असेसमेंट? ये मतलब टेस्ट वगैरह के जरिए जो बच्चों को हाँ मतलब हाँ, उनका देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए जो वीकली बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, तो उसमें यही चेक किया जाता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, क्या बच्चा जो है चीजों को सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। अगर नहीं सीख पा रहा तो उस टेस्ट के जरिए जो है डिफाइन हो जाएगा कि वो पढ़ पा रहा है, उसको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ पा रही है। तो इससे क्या है कि उन बच्चों पर टीचर जो है फिर एडिशनली मेहनत करता है, ताकि उनको उस सब्जेक्ट के अंदर और बेहतर बनाया जाए, उनके उस सब्जेक्ट को और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो एक जी तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बच्चों के बिहेवियर पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन मोस्ट स्ट्रेस जो होता है वो उनकी लर्निंग पर होता है, उनके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, जी। तो उसके बहुत सारे टूल होते हैं जो कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ ही हम लोग जानते हैं, एक टेस्ट हो गया, एक एग्जामिनेशन है, क्विज वगैरह है, डिस्कशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर जो आपसे पूछा गया वो क्या हो सकता है, बताइए। तो ये एक ऑप्शन क्विज नंबर है, 4 सर। क्विज हाँ, तो क्विज भी है, और बट आपको यहाँ पर चूज करके बताना है ना। टेस्ट, टेस्ट ये हमें लग रहा है बी, वो बी। चलिए देखते हैं।
गुड, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन 4 है। देखिए इसमें क्या है कि हमें रूब्रिक्स को जो है क्या करना है, इलिमिनेट करना है। रूब्रिक्स जो होता है ये इवेल्युएशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये असेसमेंट करने के लिए नहीं यूज होता है। यानी जब फाइनली बच्चों को नंबर मिल जाता है तो उस नंबर को ग्रेड देने के लिए जो है हम रूब्रिक्स टूल का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोगों ने मास्टर किया होगा तो यूनिवर्सिटी जो है आपको ग्रेड देती है विथ नंबर, यानी अगर आपका नंबर जो है 80 से 90 के बीच में है तो आपको ग्रेड क्या मिलेगा, ओ ग्रेड मिलता है। या हो सकता है कि आपका ए प्लस जो है ग्रेड हो, अगर 90 से 100 के बीच में है तो आपको ग्रेड मिलेगा ओ। तो रूब्रिक्स एक तरीके की स्कोरिंग गाइड है जो बच्चे का के इवेल्युएशन के लिए या उसको ग्रेड देने के लिए यूज होता है। बाकी टेस्ट हम कर सकते हैं, बीच बीच में वीकली टेस्ट ले सकते हैं, मंथली टेस्ट ले सकते हैं। उसी टेस्ट को अनदर वर्ड में हम एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। वर्कशीट क्या होता है, क्विज क्या होता है, यानी बच्चों से हम क्विज करवा सकते हैं, सवाल जवाब का सेशन रख सकते हैं। देखिए वर्कशीट अ पेपर कंटेनिंग टास्क क्वेश्चन और एक्सरसाइज फॉर अ स्टूडेंट टू कंप्लीट, इट इज व्हाट स्टूडेंट डज, ठीक है। तो वर्कशीट सिंपल सी बात एक ऐसा पेपर होगा जिसके अंदर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हो सकता है, और स्टूडेंट को बोला जाएगा कि आपको ये काम कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी ये टास्क जो है कंप्लीट करना जो वर्कशीट पे होगा। सिंपल सी बात है, इसको भी आप एक टेस्ट या एग्जामिनेशन के तौर पे देख सकते हो, सिर्फ इसके नाम जो है अलग है। रूब्रिक्स क्या होता है, a scoring guide matrix that define the criteria and performance level, example excellent, good, poor। ये क्या है, ये आपको ग्रेड है। एक्सीलेंट किसको बोलते हैं, ग्रेड ओ को बोलते हैं। गुड ग्रेड ए को बोलते हैं। पुअर जो है आपका एफ को बोलते हैं, या सी बी जो भी आप मान सकते हो। यूज टू इवेल्युएट द वर्क इट, हाउ टू वर्क इज ग्रेडेड। तो रूब्रिक्स में क्या होता है कि जहां पर बच्चों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद उनका जो क्राइटेरिया उनको दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने नंबर जो है 80 से 90 के बीच में पाया है तो उसका क्राइटेरिया यही है या उसका ग्रेड यही है कि आपको दिया जाएगा, चाहे ग्रेड ए होगा, ग्रेड ओ होगा, ग्रेड पुअर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है, रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है। स्कोरिंग गाइड मींस जितना आप स्कोर करोगे उसी के बेस पे जो है आपको स्कोर यानी ग्रेड दिया जाएगा। मुख्तसरन अगर आप समझना चाहो, वर्कशीट जो है आपकी स्किल को प्रैक्टिस करता है, यानी आपको टेस्ट करता है, और ये आपकी स्किल को इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी स्किल की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, इंप्रूव आपको नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली आपका फाइनल एग्जाम लेने के बाद आपको स्कोर दिया जाएगा। ओके, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पर अरेंज करने की बात की गई है और एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट है, उस सिलसिले में आपको इन सारे ऑप्शन को बितरतीब लगाकर बताना है कि अगर एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट है तो, और उनके अज्जा यहाँ पर जो दिए गए हैं उनको बितरतीब आप लगाकर बताइए क्या होगा, कैसा होना चाहिए एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट। जी, चलिए, किसी ने ऑप्शन 3 बोला है, किसी ने बी बोला है। लेट्स चेक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम चलते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे पहले क्या है कि एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा जो कारिकुलम है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं, ठीक है, कारिकुलम हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत मुनासिब जो है हमारा कारिकुलम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा सिलेबस होना चाहिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करे, यानी उस सिलेबस को देखने के बाद लर्नर को यह समझ आ जाए कि इसको पढ़कर हमें क्या चाहिए, यानी पढ़कर हम आगे क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है उस सिलेबस के अंदर डिफाइन होनी चाहिए।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है पेडागोजी, पेडागोजी बोलते हैं तालीम व तदरीस का फन। ठीक है, जैसे आज के जमाने में अगर आप बीएड करोगे तो आपको पेडागोजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि बीएड आमतौर पर वही लोग करते हैं जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट होता है। तो आपको पेडागोजी पढ़ाया जाएगा ताकि आप वहां पर तालीम व तदरीस का फन सीखिए, क्योंकि आपको टीचर बनना है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एज अ टीचर आप स्टूडेंट के साथ डील करोगे, किस तरीके से आप बच्चों के साथ डील करोगे, बच्चों के साथ आप इंगेज होगे। तो पहला कार्यकुलम, फिर उसके बाद आप पेडागोजी को इंगेज करने का मतलब यही है कि यानी आप अपने तालीम और तदरीस के फन को या तरीके को जो है आप बेहतर बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब आप तालीम और तदरीस के फन में इंटर कर गए तो आप कंटिन्यूस बेस पर फॉर्मेटिव असेसमेंट करोगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट वही होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, जहां पर आप लर्निंग को क्या करते हो, इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। और वो इंप्रूव जो है आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हो, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आया था, टेस्ट के जरिए कर सकते हो, वर्कशीट के थ्रू कर सकते हो, क्विज के थ्रू कर सकते हो, डिस्कशन के थ्रू कर सकते हो, ग्रुप प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे मेथड जो है यूज होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब बच्चों को जो है आप कंटिन्यूस बेस पर क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, यानी उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए आप काम कर रहे हो। ठीक, काम करने के बाद, सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ पे जो है आप उन बच्चों, ठीक है, फिर उसके बाद जो है एडुकेट स्टूडेंट सपोर्ट, फिर स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए जो है आप अच्छे तरीके से काम करोगे। सपोर्ट मतलब ये है कि यानी उन बच्चों को जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए अगर उनको लैब की जरूरत है तो उनको लैब आप प्रोवाइड करो। ठीक है, अगर उनको प्रोजेक्टर की जरूरत है तो उनको प्रोजेक्टर आप प्रोवाइड करो। जैसे बहुत सारे स्कूल या कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस के लिए किसी भी चीज का जो है नज्म नहीं होता है, किसी भी चीज का जो है सिस्टम नहीं होता, उनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है बट उनको लैब का यल भी नहीं मालूम होता है। तो ये चीज यहाँ पर मुराद है। फिर उसके बाद लास्ट में प्रोवाइडिंग सुइटेबल रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके अंदर भी वही वही सारी चीज आएगी। हम उनको वो रिसोर्स, वो कंटेंट, वो मालूमात, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे जो उनके लिए सुइटेबल हो, अफोर्डेबल हो, बेहतर से बेहतर हो, जहां पर वो अच्छे तरीके से इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर चीजों को सीख सके। ठीक, चलिए, इज द असेसमेंट विच मे आल्सो बी सीन एज इनफॉर्मल। तो फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा असेसमेंट है जिसको इनफॉर्मल के तौर पे देखा जा सकता है। एक होता है फॉर्मल जो ऑफिशियल होता है, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो जैसे इनमें से कौन सा ऐसा असेसमेंट है जो इनफॉर्मल के तौर पे यूज होता है, यानी वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज होता है बट यहाँ पर सिर्फ आपको इनफॉर्मल पूछा गया है। देखिए, सम्मेटिव असेसमेंट ये वो असेसमेंट होते हैं जो इंड द सेमेस्टर होते हैं। यस से आप याद रखो, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द सेमेस्टर या आफ्टर कंप्लीट द सेमेस्टर, सेमेस्टर खत्म होने के बाद जो आपका एग्जाम होता है ना, उसको हम सम्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको फाइनली चेक किया जाता है। आपका एग्जाम होता है सेमेस्टर में, आप पास हो, पास होने से जो नंबरिंग आपको मिलती है उसी से आपके कैरेक्टर का, आपकी लर्निंग का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो है पता चलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल मींस ये ऑफिशियल होता है, बाकायदा जो है एक एग्जाम होता है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी होता है, हर सब्जेक्ट का जो है आप पेपर देते हो। फॉर्मेटिव जो है ये आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है ये इनफॉर्मल ही होता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी लर्निंग को इंप्रूव कराया जाता है। ये आफ्टर इन दी सेमेस्टर नहीं होता, ये ड्यूरिंग दी लर्निंग होता है, यानी बीच में जब आप पढ़ते हो बीच में होता है। क्योंकि टीचर यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन आपको करवाएगा, टीचर यहाँ पर क्विज करवा सकता है, टेस्ट ले सकता है, वर्कशीट करवा सकता है, एग्जामिनेशन करवा सकता है, किसी प्रोजेक्ट पर आपको दे सकता है काम करने के लिए। तो ये जो डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज डन बाय द टीचर इन द क्लासरूम, तो इसी को हम बोलेंगे आपको इनफॉर्मल। यानी जो मुख्तलिफ तरीके की एक्टिविटी जो है टीचर यूज करेगा आपकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, ये ऑफिशियल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के गजट या नोटिफिकेशन के अंदर ये बात नहीं कही गई है कि लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को इंप्रूव करवाने के लिए आपको ये सब काम करना है। ठीक है, जो चीज फॉर्मली ऑफिशियली थ्रू दी लेटर, थ्रू दी अथॉरिटी कही जाती है उसको हम फॉर्मल बोलते हैं, और जो टीचर खुद से करवाता है वो आपका इनफॉर्मल होता है। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन दी समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? जी, यस सर। जी सर। गुड।
ठीक है। बाकी यहाँ पर रिटन असेसमेंट क्या होता है, जब आप कोई चीज लिखते हो, जैसे आपने इससे लिख दिया, ठीक है, आपने कोई मकाला लिखा तो उस मकाले का हमने रिव्यू किया, यानी आपके मकाले को चेक किया, तो ये है आपका रिटन असेसमेंट। सब्जेक्टिव रिव्यू असेसमेंट ये कोई भी असेसमेंट नहीं होता है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए, व्हेन अ टीचर यूज लेक्चर मेथड, जब एक टीचर जो है लेक्चर मेथड को यूज करेगा तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर आता है, आपको लेक्चर देकर चला जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं लेक्चर मेथड। अगर टीचर जो है प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा है, प्रोजेक्टर मेथड बोल सकते हैं। टीचर जो है डिस्कशन के थ्रू पढ़ा रहा है या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ा रहा है, तो उन सबका अलग अलग नाम दिया जाता है। लेक्चर का मतलब टीचर आकर आपको सिर्फ लेक्चर देता है और बताकर आपको चला जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, बताइए। इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। सर ऑप्शन नंबर 1 होगा सर। ऑप्शन वन देखते हैं, गुड, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन वन। देखिए, टीचर जब आपको लेक्चर मेथड देगा तो स्टूडेंट को वो न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड इंफॉर्मेशन देगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नई चीजें उसको मिल सकती हैं, वो भी आपको क्या करता है, टीचर बताकर जाता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इट प्रोवाइड ओरिजिनल रिसर्च टू द स्टूडेंट विच आर जनरली नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से मुराद जो है आपकी बुक है, आपका किताब है, आपका कारिकुलम है, आपका कंटेंट या आपका सिलेबस। ओरिजिनल रिसर्च, देखिए सम टाइम आपके बुक के अंदर जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, टीचर उसको पढ़ाने के साथ साथ जो है आपको नई इंफॉर्मेशन भी देता है। यानी वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो वो नई इंफॉर्मेशन क्या है, टीचर का रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है, टीचर का अपना बिहेवियर हो सकता है, टीचर के अपने आइडियाज हो सकते हैं, जो ड्यूरिंग द टीचर आपको क्या करता है, टीच करता है विथ ओरिजिनल रिसर्च, विथ न्यू इंफॉर्मेशन, विथ न्यू एक्सपीरियंस, विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें जो होती है ये ओरिजिनल रिसर्च का पार्ट बनती हैं। ठीक है। आपने बहुत सारे टीचर के को देखा होगा पढ़ाते हुए, जो है वो किताबों से हटकर भी आपको बहुत सारी नई चीजें बता के चले जाते हैं जो आपकी किताब के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ठीक। इट कैन ड्रामेटाइज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड शेयर पर्सनल इंसाइट। पर्सनल इंसाइट का मतलब यह है कि यानी अपनी पर्सनल समझ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करता है। पर्सनल प्लस जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उसको भी ड्रामेटाइज करता है, यानी उसको भी डायग्राम की शक्ल में एक तरीके से डिमोस्ट्रेट करके दिखाता है, यानी सामने से बताकर, पढ़ाकर, आपके सामने आपको समझाकर जो है टीचर जाता है। तो ये तीन ऐसे ऑप्शन थे जो डिपेंड ऑन पॉजिटिव वाइज। अब इसी तरीके से ऑप्शन डी एंड ई को भी आपसे यहाँ पर कहा गया लीस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रमोटिंग थॉट्स एंड चेंजिंग स्टूडेंट एटीट्यूड्स, तो ये गलत है। ठीक है, इफेक्टिव होता है, यहाँ पर जो है लीस्ट लिया, इस वजह से ये गलत है। इट डील विद क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, देखिए लेक्चर मेथड जो है इतना भी हाई नहीं होता है कि आप उसको क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जो है फिट कर दो। ये जो है आपका लेक्चर मेथड का पार्ट नहीं बनेगा। लेक्चर मेथड जो है इसके अंदर जो है क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि लेक्चर मेथड जो है टीचर के थ्रू होता है। ठीक है, टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ नई चीज है, जो भी टीचर को जिस टॉपिक से रिलेटेड टीचर को लेक्चर देना है वही आकर आपको देकर चला जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लासरूम के अंदर टीचर आते हैं, आपको लेक्चर देकर चले जाते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद आप खुद करोगे। ठीक। चलिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप। इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप के बुनियादी प्रिंसिपल आपको बताने हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है, उस हिसाब से चीजों को चूज करना है। इंटीग्रेटिव लर्निंग यानी ऐसा लर्निंग का रास्ता, ऐसा लर्निंग का मैप जिसके अंदर जो है चीजें आपस में मिली हुई होती, इंटीग्रेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं आपस में। क्या है, ये कोई थ्योरी नहीं है, इट इज अ कॉमन बेस्ड क्वेश्चन, इट इज अ जनरल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ही समझकर इस क्वेश्चन को बताना है। जी। ये करिकुलम डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट।
गुड असेसमेंट। गुड गुड, वेरी गुड। देखिए ऑप्शन 3 इसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर एंड विजिबल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो लर्निंग मैप, इंटीग्रेटिव लर्निंग मैप, पहले क्या है, कारिकुलम आएगा, फिर फैकल्टी जिसके अंदर टीचर आएंगे, फिर उसके बाद वही है जिसके असेसमेंट आप करोगे, जहां पर लर्नर को आप चेक करोगे, इंप्रूव करोगे, उसका फाइनल एग्जाम लोगे, यही सारी चीजें इसका पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो लिस्ट वन, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ नॉलेज है, उसके असेसमेंट लिटरेसी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर तरीके से फ्रेम तो नहीं किया गया है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको आप आसानी जो है मैच कर सकते हो। यानी आप देखोगे ए जो है किससे मिल सकता है, असेसमेंट का मकसद क्या है, अभी हमने 12 आपको बताया है कि टीचर आपका असेसमेंट क्यों करता है। ठीक है, किस लिए करता है, ये सारी चीजें जो है आप रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। असेसमेंट स्ट्रेटेजी भी जो है डायरेक्टली आप मैच कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन टेकिंग को भी जो है डायरेक्टली आप मैच कर सकते हो। नहीं समझ आया, चलिए देखिए ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर है। इसमें क्या, टाइप्स ऑफ नॉलेज, द पर्पज ऑफ असेसमेंट, पर्पज मींस मकसद या मकासिद आप बोल सकते हो। पर्पज, असेसमेंट का मकसद क्या है, असेसमेंट का हदफ क्या है, तो इसको यहाँ पे मैच करिए आप 1 को 3 से। ठीक है, ठीक है, मुझे जब इस क्वेश्चन को हमने देखा था तो सबसे पहले हमने इसका आंसर सिर्फ डी को 2 से मैच करके निकाल लिया था, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर डी को 2 से मैच किया गया, बाकी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन तीनों ऑप्शन को आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट माइंड को यूज करोगे। इंटरप्रिटेशन एंड एक्शन टेकिंग, ठीक है, एजुकेटर इंटेंशन विथ असेसमेंट डेटा, यानी जो कुछ भी असेसमेंट के थ्रू टीचर को या एजुकेटर को डेटा मिला है, ठीक है, यानी बच्चों का जो उसने असेसमेंट किया है उसका जो भी डेटा उस टीचर के पास आया है, उस बेसिस पे टीचर क्या कर रहा है, मतलब इंटरप्रिटेशन कर रहा है और एक्शन ले रहा है, यानी उस डेटा के बेस पर ही टीचर एक्शन ले रहा है कि स्टूडेंट को किस कैटेगरी में रखना है, किस कैटेगरी में नहीं रखना है, किसको पास करना है, किसको फेल करना है। ये सारी चीजें जो है असेसमेंट डेटा के मकसद के साथ ही जो है एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि डेटा को तरतीब देना, जो भी डेटा आपके पास है उसको आप तरतीब दे रहे हो, चाहे पास की कैटेगरी में दे रहे हो चाहे फेल की कैटेगरी में दे रहे हो, तो डेटा विथ इंटरप्रिटेशन, इस चीज से हमने डायरेक्ट रिलेट किया तो हमारा ऑप्शन निकलकर आंसर निकल के आ गया। बट द पर्पज ऑफ असेसमेंट रिलेट टू द एजुकेटर्स पर्पज विद द असेसमेंट। देखिए असेसमेंट का एक मकसद यही होता है कि अगर टीचर आपका असेसमेंट करता है तो उससे एजुकेटर का क्या मकसद है। ठीक है, यानी उस चीज से उसका असेसमेंट रिलेट करना चाहिए। जैसे मैं एक टीचर हूं, अगर मैं आप लोगों का असेसमेंट कर रहा हूं तो असेसमेंट करने से मेरा क्या मकसद है, मैं मेरे मकसद के मुताबिक ही वो असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मकसद कुछ और निकाल रहा हूं और असेसमेंट जो है किसी और चीज का निकल रहा है। ठीक है, जैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का असेसमेंट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो है गाइड कर सकूं, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतर बना सकूं, लेकिन मेरे मकसद के मुताबिक ये असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी मैं आप लोगों को वो सही तरीके की गाइडेंस नहीं दे पा रहा हूं, ये चीज आप यहाँ पर ले सकते हो। व्हाट टू एसेस, एसेस, ठीक है, हो सकता है कि ये टाइपिंग में मिस्टेक है या फिर इसी तरीके का ये क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है। बी को टू, यानी असेसमेंट है क्या, एसोसिएटेड विद द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड डीप रूटेड इन द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। असेसमेंट के मकसद से, असेसमेंट क्या है, जो असेसमेंट के मकसद को रिलेट करे, जो असेसमेंट के मकसद से ताल्लुक रखे और वो डीपली जो है असेसमेंट के वैल्यूज एंड प्रिंसिपल के साथ रहे, यानी असेसमेंट करने का मकसद यही है, जो असेसमेंट के वैल्यूज हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं, जो उनके रूल उसूल जवाबित हैं, उस चीज के बुनियाद पर ही असेसमेंट होना चाहिए। ठीक, असेसमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, जहां पर एक एजुकेटर जो है स्टूडेंट की लर्निंग और कंटेंट स्पेसिफिक नॉलेज को एक्सेस करता है, यानी असेसमेंट जो है हमेशा टीचर के जरिए स्टूडेंट का ही किया जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग को लगाते, ठीक है, स्मार्टली आप काम करते तो इसका आंसर आप निकाल सकते थे। जैसे मैंने एक ही ऑप्शन से आपको बताया है कि जब इस ऑप्शन को या इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो पहले मेरा जहन इसी चीज पे गया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से चीजों को रिलेट करने की और बनाने की कोशिश कीजिए, और ये स्किल आपके अंदर तभी डेवलप हो पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा जो है पीवाईक्यूज लगाओगे। चलिए,
रीअरेंज द सीक्वेंस टू राइट अ लेसन प्लान। अगर आपको एक लेसन प्लान लिखना है, ठीक है, तो किस तरीके से आप लिखोगे उस चीज को आप रीअरेंज करके, यानी उसका सीक्वेंस लगाकर आप बताइए। अगर आपको एक सबक पढ़ाना है या कोई भी लेसन लिखना है तो क्या सीक्वेंस होगा, पहले आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वन वर्ड्स, इस तरीके से। जी, ऑप्शन 2 मरियम। देखिए, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप प्री प्लान करोगे ना। प्री प्री का मतलब होता है पहला, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो ये चीज आप प्री प्लानिंग, पहले आप प्लानिंग करोगे, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद जो है आप लेसन ओपन करोगे, यानी आपने पहले प्लान किया कि आपको किस चीज का लेसन प्लान करना है, किस सब्जेक्ट का करना है, क्या करना है, फिर उसके बाद आप उस लेसन को ओपन करोगे, यानी जिस लेसन के बारे में आपको काम करनी है। लेसन लेआउट, ठीक है। लेसन ओपन का करने का मतलब ये है कि यानी आप लेसन को टीच करोगे लेसन के बारे में, फिर उस लेआउट का मतलब ये है कि यानी उसी लेसन को जो है आप थ्रू एग्जाम्पल, थ्रू एक्टिविटी, थ्रू डिस्कशन आप उस चीज को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस दोगे, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस को बढ़ावा दोगे, यानी आप प्रैक्टिस करवाओगे बच्चों से। क्लोजर ऑफ लेसन, फिर लास्ट में जो है उस लेसन की आप समरी करोगे, यानी लेसन की समरी करना, फाइनल स्टेज पे लाकर क्लास को यहाँ पर एंड कर देना, खत्म कर देना, ये है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, द टर्म एंडागोजी रिफर टू, एक होता है पेडागोजी जो मैंने अभी आपको बताया, वो तालीम और तरबियत से रिलेट करता है। उसके अंदर बच्चों को जो है मतलब सिखाने के लिए जो है टीचर को पेडागोजी का दर्स दिया जाता है, ठीक है। पेडागोजी वो चाइल्ड से रिलेट करते हैं। एंड्रागोजी ये किससे रिलेट करता है, ये बताइए। ये सेकंड सर, सेकंड है ये। एडल्ट। हाँ, तो ये है आपका एडोलसेंस अडल्ट लर्निंग, सॉरी, ये अडल्ट लर्निंग होती है, यानी जो नौजवान होते हैं, जैसे हम लोग जो है, जो 18 से के बाद के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है अडल्ट लर्निंग के लिए ये एंड्रागोगी यूज की जाती है। तो एंड्रा में डी है, ठीक है, तो इससे आप रिलेट कीजिए अडल्ट, ठीक। एडोलसेंस जो है ये आपके 9 से 17 या 18 के बीच के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं एडोलसेंस के अंदर। द रोल ऑफ अ टीचर इन द सिमुलेशन मॉडल, सिमुलेशन मॉडल में एक टीचर का रोल क्या होता है। सिमुलेशन मालूम है आप लोगों को क्या होता है, सिमुलेशन लर्निंग या सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है, मालूम है किसी को। जी, जिसको अनकंडीशनल लर्निंग बोलते हैं वही है क्या? नहीं, वो स्टिमुलस होता है, वो स्टिमुलस होता है कंडीशन, ये सिमुलेशन है। देखिए, सिमुलेशन जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी भी असली चीज को सीखने के लिए जो है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर आपको वो चीज सिखाई और बताई जाती है, जबकि वो रियल इन्वायरमेंट नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है और आपको लगेगा कि वो बिल्कुल यकीनी है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, लेकिन वो रियल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको जब पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके हाथ में हवाई जहाज या फ्लाइट को नहीं पकड़ा दिया जाएगा कि तुम जाओ हवा में उड़ाओ। उसके लिए एक आर्टिफिशियल, एक ऐसा इन्वायरमेंट किया जाएगा या एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, एक ऐसा जहाज बनाया जाएगा जहां पर आपको बैठाया जाएगा, कंप्यूटराइज सारी चीजें आपके सामने होगी, बिल्कुल लगेगा कि आप पायलट के तौर पर जो है आप हवाई जहाज को आसमानों में जो है उड़ा रहे हो, ठीक है। यानी आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई जाए, किस तरीके से आपको उड़ाना है, किस तरीके से टेक ऑन करना है, टेक ऑफ करना है, किस तरीके से रनवे पर आपको लेकर जाना है। तो वो ऐसा इन्वायरमेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं सिमुलेशन, जहां पर आप रियल चीजों की नकल करते हो ऐसे इन्वायरमेंट में, बट वो इन्वायरमेंट रियल नहीं होता। आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देखा होगा, जो साउथ के अंदर हैदराबाद में फिल्म सिटी है, आप जाओ वही सिमुलेशन इन्वायरमेंट है। फिल्म के अंदर जो चीजें आपको दिखाई जाती हैं, जो पहाड़ दिखाए जाते हैं और इस तरीके की जो मतलब सिटी बनाई गई है फिल्म सिटी के अंदर, बिल्कुल पूरा अमेरिका बसाया गया है, पूरा जापान बसाया गया है इंडिया के अंदर, हैदराबाद में जो फिल्म सिटी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है सिर्फ फिल्म की नुमाइंदगी करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, जबकि वो रियल में नहीं है। और जब आप स्क्रीन पे देखते हो आपको बिल्कुल रियल लगता है। तो सिमुलेशन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो रियल चीजों को सिखाने के लिए तो किया जाता है, बट हकीकत में वो इन्वायरमेंट रियल नहीं होता। तो ऐसे मॉडल में
या ऐसी टीचिंग में टीचर का रोल क्या होगा? एक्सप्लेन करने का, डिजाइन, डिस्क्राइब या एक्टिविटी को चूज करने, क्या हो सकता है? एक्सप्लेनिंग होगा शायद। हाँ, देखिए सिमुलेशन में क्या है कि टीचर एक्सप्लेन ही करेगा, डेफिनेटली भाई टीचर एक्सप्लेन करेगा, आपको समझाएगा ताकि आप समझ जाओ किस तरीके से आप पायलट बनोगे। देखिए इसकी बहुत अच्छी और शॉर्ट और स्पेसिफिक डेफिनेशन यहाँ पे है। सिमुलेशन इज अ टीचिंग मेथड, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं पुराने पीवाईक्यूज में, काफी आप देखोगे सिमुलेशन के बारे में। सिमुलेशन इन टीचिंग इज अ मेथड वेयर रियल लाइफ सिचुएशन आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन द क्लासरूम, ठीक है, जहां पर आर्टिफिशियली एक रियल लाइफ सिचुएशन बनाई जाती है ताकि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके, समझ सके कंसेप्ट को सेफली एंड इफेक्टिवली। एग्जाम्पल लाइक फ्लाइट सिमुलेटर, ठीक है। फ्लाइट सिमुलेटर क्या? फ्लाइट सिमुलेटर इज अ मशीन दैट कॉपी द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एन एरोप्लेन, allowing a pilot to practice without flying an actual aircraft, ठीक है, जहां पर पायलट जो है एक्चुअल एयरक्राफ्ट, एक्चुअल जहाज को उड़ाने के बगैर जो है वो क्या करता है, हवाई जहाज को मतलब उड़ाने की जो है प्रैक्टिस करता है, उसका रियल लाइफ जो है एक्सपीरियंस लेता है उस फ्लाइट सिमुलेटर में, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि वो रियल लाइफ सिचुएशन बनाई जाती है आर्टिफिशियली आपको सीखने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन वो हकीकत में रियल लाइफ नहीं होता है। चलिए, अरेंज दी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, किस तरीके से जो है आप प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, उस चीज को आप बितरतीब लगाकर बताइए। अरेंज का मतलब होता है तरतीब लगाना, कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको हल करना है, तो उसके लिए आप कैसे कैसे जो है काम करोगे, पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, इस नौइयत का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। सर 4। हेलो। जी, एक बात करके होगा। सर। क्या है? ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफाइन दी प्रॉब्लम, ठीक है, यानी प्रॉब्लम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिफाइन दी प्रॉब्लम, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, प्रॉब्लम के बारे में जानोगे कि प्रॉब्लम है कैसी, प्रॉब्लम है क्या जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। ई में आपने जान लिया, फिर उसके बाद जनरेट मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन, यही आपके पास प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के हवाले से आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके आएंगे कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे हल करना है, ठीक है। मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन यानी बहुत मुमकिन जो है हल आपके माइंड में आएंगे, तो उस चीज पे ये आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप हर प्रॉब्लम को या हर सॉल्यूशन को इवेल्युएट करोगे, यानी इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो डिफरेंट तरीके के हल आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उस हर एक हल पे जो है आप काम करने की कोशिश करोगे, क्या इससे जो है हमारे प्रॉब्लम हल हो जा रहे हैं, क्या इससे हो जा रहे हैं, क्या इससे हो जा रहे हैं, ठीक है। हर प्रॉब्लम का, हर इस सॉल्यूशन को आप इवेल्युएट करने के बाद जो है आप एक डिसीजन लोगे, यानी एक फाइनल। फिर डिसीजन लेने के बाद डिटरमाइन हाउ टू इंप्लीमेंट दी सॉल्यूशन एंड इवेल्युएट दी सक्सेस ऑफ दी सॉल्यूशन, तो लास्ट में जो है उस सॉल्यूशन को आप इंप्लीमेंट कर दोगे और उस सॉल्यूशन के सक्सेस को जो है आप इवेल्युएट करोगे कि यानी इस प्रॉब्लम का जो हल हमने निकाला है इससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। इवेल्युएट करने का मकसद यही होता है। चलिए, द सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन प्रमोट, आज का जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो उसके अंदर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है। तो हायर एजुकेशन में ये किस चीज को प्रमोट करता है, इससे क्या आपको सहूलत मिली है, बताइए। आपकी जो मार्कशीट मिली है आप लोगों को, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर किया है, सबकी मार्कशीट जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत ही जो है आपको नंबर दिया गया है, आपको ग्रेड दिया गया है, आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। तो बताइए ये क्या चीजें प्रमोट करता है हायर एजुकेशन के अंदर? गुड, फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन, ठीक है, यानी आपको अब क्या हो गया है कि कोर्स को सिलेक्ट करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, मुरूना जिसको हम बोलते हैं, यानी बहुत आसानी, बहुत सहूलत जो है आपको प्रोवाइड कर दी गई है थ्रू दी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है फिक्स था, अगर आपको बीए करना है तो इतने ही सब्जेक्ट लेने हैं, यही यही सब्जेक्ट आप लेकर कर सकते हो, लेकिन अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के जरिए जो है आप जो भी सब्जेक्ट चाहो आप चूज कर सकते हो, इनफेक्ट आप दूसरे डिसिप्लिन के अंदर भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो।
जैसे साइंस वाले आर्ट में जा सकते हैं, आर्ट वाले साइंस में जा सकते हैं, ये सारी चीजें यानी ईपी 2020 के अंदर और इस चीज पर जोर दिया गया है। लर्निंग फॉर ऑल इम्प्लाइज, यानी लर्निंग फॉर ऑल इसका क्या मफहूम है? लर्निंग फॉर ऑल सबके लिए अगर लर्निंग है तो इसका क्या मफहूम है? क्या इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, या क्वालिटी एजुकेशन, या कैटेगराइज बेस्ड एजुकेशन, क्या है? गुड। तो ये है आपका इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। इंक्लूसिव का मतलब होता है शुमूली एजुकेशन, यानी जो सबको शामिल हो। इक्विटेबल जो बराबर बराबर मिले, ठीक है। तो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन जो है इसी का ही मतलब होता है लर्निंग फॉर ऑल, यानी सबको लर्निंग मिलनी चाहिए, जिसके अंदर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन आएगा। Which of the following one of the advantages of behavior objective that determine teaching and learning in higher education? तो following में से कौन सा एक behavior objective के advantages हैं जो टीचिंग एंड लर्निंग को डिटरमाइन करेगा हायर एजुकेशन के अंदर? यानी हायर एजुकेशन के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग का जो तयन करेगा बिहेवियर, उस बिहेवियर ऑब्जेक्टिव के एडवांटेजेस आपको बताने हैं। क्या क्या ये सारे जो है टीचर सेंटर हैं, या ये लर्निंग को फोकस एंड अचीवेबल बनाएगा? ठीक है। दीज फोकस टू नैरोली एंड मिनोशिया, यानी ये बहुत कम जो है फोकस करता है, यानी इसकी तवज्जो जो है बहुत कम होती है। मिनोशिया का मतलब होता है ज़ईफ, हल्का या कम। नैरोली का मतलब होता है, नैरो का मतलब होता है तंग। तो यानी ये जो है बहुत कम फोकस करता है। दीज लिमिट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस अनइंटेंडेड आउटकम अकरिंग ड्यूरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, जो यानी बेसाख्ता, यानी खुद ब खुद जो चीजें हो जाती है। अनइंटेंडेड गैर इरादी। एक होता है इंटेंशन जो हम इरादे से करते हैं, एक होता है गैर इरादी जो हम इरादे से नहीं करते हैं। तो ये क्या हो सकता है बताइए? नहीं। देखिए बिहेवियर ऑब्जेक्टिव के एडवांटेजेस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वही है जो आपकी लर्निंग को फोकस एंड अचीवेबल बनाए। हायर एजुकेशन के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर जो है अगर किसी के बिहेवियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है या उसको एज अ एडवांटेजेस के तौर पे देखना है, तो उसमें हम लर्नर को ही देखते हैं। और एक अच्छा लर्नर एडवांटेजेस के तौर पे वही होगा जिसकी जो अपनी लर्निंग को फोकस एंड अचीवेबल बनाए, यानी मेहनत से पढ़े और अपने हदफ को जो है वो अचीव कर सके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट लर्नर? एडोलसेंट लर्नर की जो है आपको खुसूसियात बतानी है। देखिए ये बच्चे जो होते हैं या इनकी जो एज होती है, जैसे 11 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, इनका टर्निंग पॉइंट जो है बहुत बुरा होता है, यानी इनको बहुत केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि यही इनकी जवानी होती है, न्यू जवानी का खून होता है। आपको मालूम है कि जो 11 से 18 साल के बच्चे होते हैं वो किस किस तरीके की एक्टिविटी में वो मुलविस होते हैं। आजकल मोबाइल का दौर है, फितने का दौर है, नशे का दौर है। तो उस हिसाब से आपको बताना है कि ये क्या है, यानी इन बच्चों की खुसूसियात क्या है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ पॉजिटिव बताइए, दोनों को मिक्स करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सर 4। ए सी डी एंड ई। जी सर। गुड गुड, ठीक, बिल्कुल सही है। देखिए इंक्रीज इमोशनल सेंसिटिविटी, अगर इन बच्चों को आप देखेंगे ना तो इनके इमोशन जो है बहुत ज्यादा होते हैं। यानी ये 11 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं इनके जज्बात इतने खतरनाक होते हैं कि ये जिस चीज के लिए ठान लेते हैं कि हमें ये करना है तो ये वो काम को करते हैं। पढ़ाई को छोड़कर सारे गंदे काम जो है इनके जज्बात इसमें बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लफंगई करना, लुक्खाबाजी करना, नशावर काम करना, नशावर चीजों को करना, या अगर पेरेंट्स इनको मार दिए हैं तो खुदकुशी करने के लिए, यानी इनके जो जज्बात होते हैं इन चीजों के लिए बहुत हाई होते हैं। और हर गांव में इस तरीके के लफंगे लुक्खे आपको मिल जाएंगे, आप लोगों के गांव में भी हो सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, तो इन बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हाई नहीं होता, ये अडल्ट के अंदर होता है। जैसे अभी हम लोग जो है तो ये हमारे अंदर ये चीज, क्योंकि हम जो है मास्टर हो चुके हैं तो हमारा अपना गोल, अपना कैरियर पाथ जो है क्लियर है। अपनी सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे जो है हमें अपने मकसद को अचीव करना है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं 11 से 18 साल वाले, इनके घर वाले इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, तभी जाकर ये पढ़ते हैं, ये एग्जाम देते हैं, ये क्लियर करते हैं, ठीक है।
यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिटवीन फॉल एज थ्रू, मतलब 11 से 18 साल के दरमियान के जो बच्चे होते हैं उनको आप देखोगे वो इसी टाइप के होते हैं। ठीक। स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर सोशल बिलोंगिंग, यानी इनको सोशल रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन बच्चों को आप देखोगे इनका ग्रुप बहुत वास्ट होता है, यानी इनकी दोस्ती जो है बहुत होती है। ठीक है। इनके गेम खेलने के दोस्त अलग हो जाएंगे, ठीक है, चाय पीने वाले अलग हो जाएंगे, गाड़ी चलाने वाले अलग हो जाएंगे, लुखागिरी करने के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को परेशान करने के लिए अलग हो जाएंगे। तो ये सोशल बिलोंगिंग का मतलब यही है कि यानी ये आपस में इंटरेक्शन, इनका दोस्तों का ग्रुप होता है, और वो ग्रुप अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं ताकि आप इस चीज को अपने गांव के जो लड़के हैं या जो भी इस तरीके की चीजें आपने देखा है उस चीज के साथ आप रिलेट करो तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए इस एज पर जो बच्चे होते हैं ना, यहीं पर उनकी थिंकिंग को डेवलप होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अगर 18 साल के बच्चे ने जो है 10+2 का पेपर दे दिया है, ठीक है, और वो मेहनत से पढ़कर बच्चे ने पेपर दिया है, पेरेंट्स की बातों को माना है, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो ये बच्चे, इनकी थिंकिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है और इनको समझ में आ जाता है कि आगे इनको क्या पढ़ना है, किस लाइन में जाना है, सिविल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग के लाइन में जाना है, आर्ट की फील्ड में जाना है, साइंस की फील्ड में जाना है। ये खुद ब खुद जो है अपनी थिंकिंग के थ्रू जो है चीजों को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। ठीक है। अगर इनकी गाइडेंस, इनकी रहबरी जो है इस लाइन पे अच्छी हो गई तो इनके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसको हम रीजनल थिंकिंग बोलते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग बोलते हैं, यानी एक अच्छी थिंकिंग जो खुद से अपना डिसीजन ले सके, ठीक है, तो ये बच्चे ले सकते हैं। अदरवाइज इनको बहुत आगे तक जो है गाइड करना पड़ता है जब तक ये अडल्ट नहीं बन जाते हैं। इमोशनल वैलिडिटी वही है, यानी ये जज्बाती बहुत होते हैं, इनके जज्बात अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। क्लियर है सबको? जी। चलिए, अब यहाँ पे अरेंज द स्टेप ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च। देखिए अब ये एक्शन रिसर्च है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आ गया है तो एक्शन रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो यही है, प्लान, एक्ट एंड ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PAOR। ठीक है। पहले हम प्लान करेंगे, फिर उसके बाद उस प्लान के थ्रू हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या है, जो भी हमारा नतीजा निकला है उस नतीजे को फिर फॉलो किया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पर मैच करना है। ठीक है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो एवरीवन ट्राई टू पार्टिसिपेट टू गिव करेक्ट आंसर। आई विल सी दैट। जी, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, एनीवन? गुड। देखिए ऑप्शन 1, क्लासरूम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप टेक्निक के थ्रू ही करोगे, ठीक है, यानी वो टेक्निक, वो टूल, वो तरीका। तो एक को आप 3 से रिलेट करो, अगर आपने पहले ही लगा लिया है तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सबको आप इलिमिनेट कर दो, इन सारी चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अगर आप बिगिनर हो और अगर आपने पीवाईक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे देखने में, बट ट्रस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, क्योंकि इनमें ये जो ऑप्शन होता है ना, इसी से अगर आप मैच करते हो तो आसानी से आप चीजों को इलिमिनेट करके निकाल लेते हो। क्लासरूम मैनेजमेंट, अब आपको मालूम है मैनेजमेंट, किसी चीज को मैनेज करना, टेक्निक यूज टू मेंटेन अ हेल्थी लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है। यानी हम वो टेक्निक, वो तरीका यूज करेंगे जिससे हम एक हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। मैनेज करना यानी मेंटेन करके रखना, वो भी टेक्निक को यूज करके। ठीक है। काफी अच्छे से मैच भी कर रहा है, विजिबल भी है ऑप्शन बिल्कुल। कोलेबरेशन, कोलेबरेशन आपको मालूम है कि हम आपस में कोलेबरेट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जो है हम मिलते हैं।
अ फिलॉसफी अबाउट हाउ टू रिलेट टू अदर्स, यानी एक फिलॉसफी कैसे एक दूसरे के साथ हम रिलेट करें, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, आपस में अपना अपनी राय का तबादला ख्याल कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ये अफेक्टिव डोमेन। मैंने अभी बोला है कि अफेक्टिव डोमेन होता क्या है। तो अफेक्टिव डोमेन जो है आपका ये है, ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग। तो फीलिंग का आप क्या यहाँ पर ले लोगे, रिलेशनशिप, जहां पर फीलिंग पर फोकस होता है, यानी रिलेशनशिप पर फोकस होता है, एटीट्यूड पर फोकस होता है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। कॉग्निटिव डोमेन मेमोरी एंड रीजनिंग ऑब्जेक्टिव है, जो आपके मेमोरी से रिलेट करे, मेमोरी मींस माइंड, माइंड मींस दिमाग, ठीक है। हर एक वर्ड से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कॉग्निटिव आप याद रख लो, इसको हम माइंड बोलते हैं। माइंड को माइंड के अंदर ही मेमोरी पाई जाती है, जहां पर आप चीजें स्टोर करते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप वुड रिक्वायर टू कैरी आउट एन एक्टिविटी और प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिमोस्ट्रेट लर्निंग। तो फॉलोइंग में से कौन सी ऐसे असेसमेंट की टाइप्स है जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई एक्टिविटी करना है या कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है इन ऑर्डर टू डिमोस्ट्रेट लर्निंग। यानी कौन सा ऐसा असेसमेंट है जिसमें आपको बोला जाता है कोई एक्टिविटी करने के लिए या अपनी लर्निंग को डिमोस्ट्रेट करने के लिए, लर्निंग को डेमो देने के लिए, लर्निंग को दिखाने के लिए, वो कौन सा। जैसे अभी तक असेसमेंट में आपने ये पढ़ा है जहां पर आपकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए क्वेश्चन टेस्ट ये सारी चीजें करवाई जाती हैं, लेकिन ये कौन सा असेसमेंट है जहां पर टीचर आपको बोलेगा कि आप कोई एक्टिविटी करके हमें दिखाओ, उस बेस पे हम आपको जो है नंबर देंगे, वो कौन सा असेसमेंट है। प्लस 4। गुड। तो ये है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट, यहाँ पर आप चीजों को परफॉर्म करते हो। वन लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको जो है आप लगाकर बताइए। ठीक, चलिए, ये भी कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन है, और ये इसके अंदर जो है उसके वर्ड लिखे हुए हैं, यानी सजेस्टेड वर्ड का मतलब क्या है, यानी उसके फ्यूचर लिखे गए हैं। देखिए, इवेल्युएशन को हम मिलाएंगे अप्रेस से। ये क्या है, इसका मतलब होता है चीजों का जायजा लेना, यानी चीजों को चेक करना, अप्राइसल सिस्टम जिसको बोलते हैं अप्रेस, ठीक है। तो इवेल्युएशन में क्या होता है, चीजों को चेक ही तो किया जाता है। नॉलेज क्या है, नॉलेज को डिफाइन करना, ठीक है। और एनालिसिस, चीजों की डिस्टिंग्विश, यानी चीजों के दरमियान जो हम फर्क पैदा करते हैं, तो वो एनालिसिस के थ्रू ही होता है। मान लीजिए दो रिवाया, दो नावल है, दो नावल की आप क्या कर रहे हो, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, तो उसका अगर आप एनालिसिस करोगे तो उन दो नावलों के दरमियान आप डिस्टिंग्विश यानी फर्क पैदा करोगे कि इस नावल में क्या, इस नावल में क्या। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि चीजों को डिमोस्ट्रेट करना, यानी अपनी नॉलेज को अप्लाई करना। तो अप्लाई करोगे तो उसको आप डिमोस्ट्रेट करोगे, यानी जो चीज आप अप्लाई करोगे वो लोग उसको देखेंगे, वही हो जाएगा आपका डिमोस्ट्रेशन, ठीक है। आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। और बताएं आप लोग, क्लास आप लोगों को समझ में आई, चीजें समझ में आ रही है। जी सर। ठीक है, और कहाँ तक आप लोगों ने देख लिया अभी तक क्लास को। जी, दुर्रुल हसन, क्या नाम है आपका। दुर्रुल। जी दुरुल हसन। गुड। आप कहाँ से हैं, बंगाल से। जी मैं बंगाल से हूँ। गुड। तो आपने कहाँ तक देखा, अभी कितनी यूनिट आपने कंप्लीट की। सर मैं एक साथ 2 यूनिट लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं एक नहीं, मैं तो देखिए देखिए, ये चीज टीआई जो, का चल रहा है सर। ठीक है, देखिए डीआई तो वो आपकी प्रैक्टिस वाली चीज है ना, उसको आप हर यूनिट के साथ ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने वाली जो यूनिट है, जो लिखने वाली है आपकी, वो आप एक ही पहले कंप्लीट करो, फिर दूसरे में हाथ डालो। पहले टीचिंग आप कंप्लीट करो, फिर हर जो भी, फिर रिसर्च है, फिर कम्युनिकेशन है। डीआई तो उसको आप एक तरीके से हाशिए के तौर पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसका कोई भी टाइम आप असर बात कर ले लो, कोई भी आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। रील वगैरह देखने से थोड़ा सा ग्रेस कर लो। ये एग्जाम आपसे 3 ही या 4 महीना लेगा और आपको कामयाबी देकर जाएगा। अगर उसी 3-4 महीने पे आपने कमांड दे दी है इस एग्जाम को, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को अचीव कर लोगे, ठीक है। चलिए, मरियम,
आपने कितने यूनिट को कंप्लीट किया है? अस्सलाम वालेकुम। जी एक्चुअली वालेकुम सर सलाम। मैंने रमजान से ही ज्वाइन किया है, फर्स्ट रमजान से। तो ओके अभी मेरी एक हायर एजुकेशन की चल रही है और इसमें अरबिक की चल रही है। ओके ओके, यानी अ, आपने हायर एजुकेशन से शुरू किया है पहले यूनिट अभी? जी 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 ओके ओके ओके, ठीक है। मास्टर कंप्लीट है? जी जी। गुड, चलिए ठीक है। तो जो भी है, जितने भी लोग हैं, आप लोग जितना बेहतर हो सके, जितनी जल्दी हो सके, आप चीज़ों को देख लें और ख़ुद की नोट बनाएं। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, अगरचे नोट आपको दी जा रही है, पीडीएफ आपको दी जा रही है, नोट बहुत टू द पॉइंट बनी हुई है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी समझ के मुताबिक जो है, जो टीचर आपको बता रहा है, ठीक है, चीज़ों को लिखिए और अपनी आप नोट बनाइए। क्योंकि अपनी नोट बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ आपके माइंड में रहती है, रिवीजन की टाइम जो है बआसानी वो आपके माइंड में इंटर कर जाती है। और जितनी भी आप वीडियो देखो, तो ऐसा ना हो कि बार बार आपको वही वीडियो देखनी पड़े। जैसे कुछ लोग होते हैं कि चलो एक बार देख लिया है, फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, तो ये काम नहीं करना है। अगरचे गिरते हैं शशवारी मैदानी जंग में, तो ये वाला काम नहीं करना। आपको जो काम आप करो वो कंप्लीटली करते हुए चलो, ठीक है। ऐसा ये चीज, ये नौबत आपको ना आए कि दोबारा आपको वही वीडियो जो है फिर से देखनी पड़े, ठीक। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। अगर इस पर आप शुरू से ही अमल पैरा रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जब आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी, ठीक है, और एग्जाम आपका करीब हो जाएगा, तब उस टाइम जो है समझ में नहीं आता है कि यार ये वाला कंसेप्ट मुझे भूल गया, ये थ्योरी मैंने लिखी ही नहीं थी। इस तरीके की चीजें जो है फिर सामने आती हैं और लोग यूट्यूब पे जाकर वीडियो खंगालते हैं, या आप खुद कोर्स के अंदर जाकर वीडियो खंगालोगे, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे एक बर्डन रहेगा और आगे पीछे आप होते रहोगे। तो ये काम आपको नहीं करना। जो भी पढ़िए, जितनी भी यूनिट को आप पढ़िए, उसको 100% के साथ पढ़िए, समझ के पढ़िए, लिख के पढ़िए। ना समझ में आए तो आप ग्रुप में डालिए, हमसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने बारहा इस चीज को आप लोगों के लिए बोला है, ठीक। चलिए, बाकी ये न्यू क्वेश्चन की क्लासेस जो है हम आपको करवाएंगे, जितनी भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अस्सलाम वालेकुम।